अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रुहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बहुत सारी खबरें आपसे शेयर करेंगे और हमेशा हम बात करते हैं कि वेकअप पाकिस्तान में कि डिजिटलाइजेशन जो है वो हमारे मुताल्लिका इंस्टीट्यूशंस तक, डिपार्टमेंट्स तक इंटीग्रेट या पेनिट्रेट कर चुकी है और सिस्टम का हिस्सा भी बन रही है। अगर हम बात करें अपने घरों की तो डेफिनेटली आपने भी देखा होगा कि जो आपका रहने का तरीक़ेकार है वो भी मुख्तलिफ हो गया है। पिछले साल अगर आप कंपेयर करें तो आपका लाइफ स्टाइल डिफरेंट था। आगे अब आप कंपेयर करें तो लाइफ स्टाइल आपका बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। तो ये बात एक्सेप्टेड है और माननी पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी ने अपने आप को इतना ज़्यादा एम्पावर्ड करवा दिया है तमाम तर चीज़ों में कि अब उसके साथ ही आपका गुजर बसर है, उसके बरक्स नहीं आप गुजारा कर सकते। हम मुताल्लिका इदारों की बात करते हैं। पाकिस्तान ने तरक्की की है, अगर ये बात कहें आप कि थोड़ी रफ्तार सुस्त है, लेकिन हाँ पाकिस्तान ने डेवलपमेंट तो की है। उस डेवलपमेंट में डिजिटलाइजेशन का बड़ा अहम किरदार है। मैं एफवीआर की बात कर रहा हूँ। एफवीआर ने इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो सिस्टमाइज करने की कोशिश की है। स्टोरी ये नाज़रीन कि एफवीआर ने एक स्मूथ टैक्स पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया है और जिससे ये निज़ाम जो है पेमेंट्स की अदायगियों को आसान बनाएगा। पोर्टल के ज़रिए तमाम तर चीज़ें दस्तयाब होंगी। ये निज़ाम टैक्स के अमल को आसान बनाएगा और जिससे सार्फिन आसानी से ऑनलाइन अदायगियाँ कर सकते हैं। यानी कि आप अपना आराम से जो टैक्स है वो दे सकते हैं। आपका विद होल्डिंग टैक्स है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है और फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। ये सब पोर्टल के ज़रिए दस्तयाब होगा। इस सिस्टम का मकसद टैक्स के अमल को आसान बनाना है, जिससे नाज़रीन ये भी होगा कि अभी तो ये फर्स्ट फेज़ है, इसके बाद आप इसमें एडवांसमेंट देखेंगे और मुझे लग ऐसा रहा है कि आने वाले दिनों और सालों में हमारा जो टैक्स का निज़ाम है ये बड़ा आसान इस तरीके से हो जाएगा कि पोर्टल के ज़रिए आपको पता होगा कि सालाना आपने कितना टैक्स दिया है और कितना टैक्स जो है आपको रिमेनिंग देना है और उस टैक्स के पर्क्स, बेनिफिट्स और उसका फ़ायदा आप तक क्या मिलेगा, जो कि एक अट्रैक्शन होती है किसी भी टैक्स पेयर के लिए दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन हमें लग ये रहा है कि हमारा जो टैक्स का निज़ाम है ये खासा बेहतर होने जा रहा है और हुआ भी है और इसकी एक्साइज हमने देखी है। अभी हम फर्स्ट फेज़ पर हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी के थोड़े बहुत चैलेंजेस पाकिस्तान में हैं। ख़ास तौर पे जो इंटरनेट क्राइसिस है वो भी आपको उसको भी सामने रखे हुए हैं और हमने लास्ट वीक भी काफ़ी डिस्कस किया था इंटरनेट पे, वीपीएन पे। ये तो चलता रहेगा, ये सिस्टम का हिस्सा है। इसी के साथ साथ आपने आगे ग्रोथ लेनी है। अब इसकी बहस अलग है कि ये क्यों है, क्या है, कैसा, ये सब चलेगा क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं चैलेंजेस की, हम हमेशा बात करते हैं एरर्स की, हम हमेशा बात करते हैं बग्स की। तो इसको ही सही किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि जी इसके बगैर या इसके साथ ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। तो अब आपको बताएं कि ये आसान सिस्टम मुतारिफ इसलिए कराया गया है ताकि लोगों को जो कन्फ्यूजन होती थी, परेशानी होती थी, उससे कैसे निपटा जाए। तो ये सिचुएशन है एफवीआर के हवाले से और अभी भी एफवीआर डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है क्योंकि डेफिनेटली उनके पास टारगेट्स होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है सार्फिन से टैक्स की मद में इकट्ठा करके गवर्नमेंट को या किसी भी जो हुकूमत है या उसके ऊपर जो भी बोर्ड बैठा है, जो भी हायरार्की सिस्टम है, उस तक पहुंचाए और पैसे की रोलिंग हो और डेफिनेटली टैक्स का निज़ाम आपका जितना बेहतर होगा उसी पे हम करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और वेकअप पाकिस्तान में हम आज बात कर रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट्स का जो सिलसिला है ये किस तरीके से स्मूथ हो रहा है हमारे मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स में और हम बात कर रहे हैं डेफिनेटली ब्रेक पे जाने से पहले एफबीआर का जो एक निज़ाम है उन्होंने पोर्टल्स बना लिए हैं और चीज़ों को बड़ा आसान कर दिया है ताकि पेमेंट्स की जो अदायगियाँ हैं सार्फिन के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए, वो आसान और स्मूथ हो सके। इसी हवाले से प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं मबरूर अलवी साहब ने, खास तौर पे बिजनेस और टैक्स कंसल्टेंट के मामलात को बाखूबी जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अब सर किस तरह से देख रहे हैं ये इस वक्त स्टार्ट लिया है एक तरीके से एंट्री लेवल समझ रहा हूँ मैं, जिस तरह से टैक्स निज़ाम को बेहतर करने के लिए ये पोर्टल्स और ये जो वेब डिज़ाइनिंग और ये सारा डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं बड़ा खूबसूरत तरीके से, तो क्या लग रहा है कि इससे कितनी आसानियाँ होने जा रही हैं?
देखिए एक्चुअली जब आपको पता है कि दुनिया में एआई सिस्टम आ चुके हैं, हर जगह पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, पर उसके बावजूद भी जो हमारा एफबीआर का जो पिछला सिस्टम है वो इतना कारआमद नहीं था और ना ही इतना यूज़र फ्रेंडली है अभी भी। तो अभी जो इन्होंने पेमेंट का नया जो 2.0 शुरू किया है उसके तहत जो है वो ठीक है, वो यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा बनाया है। लोगों के लिए एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन के अब थोड़ा सा आसानी होगी पेमेंट करने में, पर फिर भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज ऐसी होती हैं जिसको शायद लोग जो है वो आसानी नहीं समझ पाते। जैसे मिसाल के तौर पे कौन से सेक्शन की पेमेंट करनी है, कौन से टैक्स के जो है लॉ के मुताबिक उसकी पेमेंट करनी है। तो उसके सेक्शंस होते हैं, वो कोड्स होते हैं, वो हर इंसान को नहीं पता होते, हर आम आदमी को नहीं पता होते। तो फिर भी अगेन वो टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऑल्दो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि उसको यूज़र फ्रेंडली बना दिया गया है। पहले वाला जो वर्जन था वो यूज़र फ्रेंडली नहीं था, अब ये काफ़ी बेहतर हो गया है ये वाला सिस्टम। तो इससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। लोग जो पहले जो पेमेंट के सिस्टम में लॉगिन होने के बाद उनको समझ में ही नहीं आता था कि क्या करना है, तो अब ये थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। लोग अपने एनटीएन या सीएनआईसी को लॉगिन करते हुए अपने चालान वगैरह खुद बना सकते हैं और बड़ा आसानी से बना के उसकी पेमेंट्स भी कर सकते हैं। अच्छा सर, फीचर्स बताइएगा हमें और नाजरीन को कि क्या फीचर्स इसके होंगे, किस तरह की कैटेगरीज असाइन की जा रही हैं और किस तरह से सहूलियात मज़ीद आसान होंगी फीचर्स के हवाले से। जी, इस सिस्टम में बेसिकली जो हमारी जो ओवरऑल टैक्स का जो सिस्टम है उसके मुताबिक आपकी जैसे मिसाल के तौर पे बिजनेस की पेमेंट्स होती हैं, विद होल्डिंग टैक्स होता है, इनकम टैक्स होती हैं, सैलरी टैक्स होता है। इस तरह के जो तमाम टैक्सेस हैं उसके फीचर्स मौजूद हैं। आप उसमें से पर्टिकुलर सेलेक्ट करके, और चाहे वो सेल्स टैक्स ही क्यों ना हो, अगर सेल्स टैक्स की पेमेंट्स भी करनी हो तो उसके तहत हो सकती है। तो आपको अपना कोड चूज करना पड़ता है, जिस कोड में आपको पेमेंट करनी है उसके मुताबिक आप उसकी पेमेंट्स कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स का जो है बहुत बड़ा रुझान जो है वो आजकल बढ़ गया है। लोग जो है बजाय के कैश पेमेंट या बैंक में जाके पेमेंट करने के, अब जो है वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अपनी मोबाइल ऐप से और अपनी जो आपकी बैंकिंग एप्स हैं उसके थ्रू पेमेंट कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली जो फीचर्स हैं वो सिर्फ यूजर इंटरफेस का है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन। बाकी फीचर्स जो हैं वो एज इट इज हैं, क्योंकि हमारे पास जो टैक्सेस लागू होते हैं उन्हीं की पेमेंट होती है। वो पहले में भी वैसे ही होती थी, इस वाले वर्जन में भी वैसी ही वही वाली पेमेंट्स होगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये समझाइएगा, बताइएगा कि एक तो पेमेंट्स का हमने देख लिया कि इन्होंने आसान तरीका बना दिया है, सेल टैक्स हो गया, विद होल्डिंग टैक्स हो गया, आपने दे दिए, कर दिए, पेमेंट हो गई। सर एक और बड़ा आसान तरीक़ेकार है, दुनिया भर में हम देखते हैं कि वेटेज नज़र आए पूरे साल का कि कितना टैक्स आपने ओवरऑल दिया है और कितना टैक्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल के लिए, और उसके बाद उसमें पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने साल का 50 या 60 लाख रुपए टैक्स दिया है और एक सारिफ ने 5 लाख रुपए टैक्स दिया है और एक सारिफ ने 5,000 टैक्स दिया है। तो इन तीनों के पर्क्स और बेनिफिट्स सरकार की तरफ से मुख्तलिफ होंगे, उसके पैकेजेस पे काम होना चाहिए ताकि एक मोटिवेशन भी मिले और फिर ये भी पोर्टल में मुतारिफ कराना चाहिए। आप क्या समझते हैं? हमें इम्प्रूवमेंट की तो बहुत गुंजाइश नज़र आ रही है लेकिन आवाम के लिए नहीं है, बस पेमेंट सोल्यूशन आसान कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये चीज़ भी बनानी होगी कि आप जो पेमेंट्स कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, इसका फ़ायदा आवाम तक क्या पहुंच रहा है। जी एग्जैक्टली होता यही है। टैक्स के सिस्टम का एक्चुअली मकसद ही यही होता है कि जितना बड़ा टैक्स पेयर होगा उसको उतना बड़ा रिलीफ होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं आपने जो बिल्कुल सही कहा कि किसी का 50 लाख रुपए टैक्स है, किसी का 5 लाख है, किसी का 5,000 रुपए है। तो अब हर जो हमारी जो पब्लिक है उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जो है वो टैक्स पे कर रहा है। अब मिसाल के तौर पे जिसका 50 लाख रुपए है तो उसकी डेफिनेटली इनकम भी उतनी होगी, इसलिए उसने 50 लाख रुपए टैक्स पे किया है। तो टेक्निकली तो उसको ये उसके पास ये बेनिफिट मिल गया कि उसकी जो टोटल इनकम थी वो उसके ऊपर उन्होंने टैक्स पे कर दिया है। अब उसको वो लीगली कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट कोई ऐसे बेनिफिट देना शुरू कर दे
कि उसके ऊपर कोई रिबेट्स मिलना शुरू हों या उनको एज अ जो है ना उसको उनको कुछ रिफंड्स मिलना शुरू हो जाएं। अब हमारे मुल्क में भी होता है, रिफंड्स के लिए लोग अप्लाई करते हैं, पर उसका सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी जो है ना काम करने पड़ते हैं, ऑडिट्स करवाने पड़ते हैं, फिर प्रूफ्स देने पड़ते हैं, तब जाके आपके जो एडवांस इनकम टैक्स जो ज्यादा जा चुका होता है गवर्नमेंट को, उसको रिफंड कराने का जो तरीकेकार होता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है। तो जो बड़े टैक्स पेयर हैं उनके लिए भी यही चैलेंज होता है कि अगर उन्होंने अपनी इनकम से ज्यादा टैक्स दे दिया है तो उसको फिर रिफंड करवाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अदरवाइज हमारे अभी भी सिस्टम में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है कि कम टैक्स पेयर वाले को कोई बेनिफिट मिल जाए या ज्यादा वाले को बेनिफिट मिल जाए। आउट ऑफ द बॉक्स जाके और मतलब एक अदर मेथड में तो हो सकता है कोई ज्यादा बड़े टैक्स पेयर को कुछ मिलता हो, अदरवाइज जो बज़ाहिर है वो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सर एक चीज़ तो बड़ी कॉमन है, आप देखेंगे आप और हम तो चलते फिरते भी टैक्स दे रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल टोल टैक्स हम अलग दे रहे हैं, हम कोई जीएसटी टैक्स, और आपको पता है रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ अशियाए खुरोनोश हम ख़रीद रहे होते हैं, उस पर भी टैक्स लग रहा होता है। तो ये रिकॉर्ड नहीं आ रहा कहीं भी ये, क्योंकि बड़े टैक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एसेट बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उसके टैक्स का रिकॉर्ड तो आपको चालान की सूरत में आप फाइलिंग भी कर रहे हैं, अपने पास रिकॉर्ड अपडेटेड भी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपका पेनी टैक्स है वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं एफबीआर इन चीज़ों पर काम करता कि इसको जी डिजिटलाइज कर दे, और अगर आप और हम कोई भी टैक्स चाहे 1 रुपये का दे रहे हैं, 50 लाख रुपए का दे रहे हैं या करोड़ का दे रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद आपका तायुन बड़ा अच्छा हो जाएगा, फिर हम जाकर पर्क्स और बेनिफिट और मुख्तलिफ जो दी जाती है कि सपोर्ट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से आवाम जी को, उसको आवाम को भी अच्छा लगेगा, और आखिर में साल के आखिर में वही क्लेम कर सकता है भाई पूरे साल हमने ये टैक्स दिया है। इस पे काम क्यों जी। नहीं हो रहा सर? मैं आपको बताता हूँ, इस पे काम हुआ हुआ है। हमारे पास जो भी हम जब एफबीआर में लॉगिन करते हैं तो उसके मल्टीपल जो है ना ऑप्शंस होते हैं। जैसे आईरिस सिस्टम है, इसी तरह आईरिस के बाद है इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप अगर अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम पे तो आपने साल भर का जितना टैक्स आपने पे किया होगा वो आपका उस पे शो हो जाएगा। अब सिर्फ मसला ये है कि इसमें जो हम लोग जो डेली बेसिस पे जो जीएसटी दे रहे होते हैं तो वो इसके ऊपर लागू नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आपके तमाम एडजस्टेबल इनकम जो आपकी एडजस्टेबल टैक्सेस जो आपकी इनकम के ऊपर लागू होते हैं वो आपके सिस्टम में मौजूद होते हैं। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसको जीएसटी कहा जाता है वो सिस्टम में नहीं आते। उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे हम लोग जाते हैं किसी सुपरमार्ट में, वहां पे जाके हम शॉपिंग करके आते हैं, वहां पे हम अपना सीएनआईसी नहीं प्रेजेंट करते कि ताकि वो जीएसटी हमारे सीएनआईसी के साथ लिंक हो जाए। हम जाते हैं सिर्फ अपनी पेमेंट करते हैं और वो जीएसटी डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो ये टेक्निकली भी ठीक है कि क्योंकि जीएसटी का जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो हमारे लॉ में उसकी मौजूदगी नहीं है। तो जब जीएसटी की एडजस्टमेंट ही अलाउ नहीं है तो इसलिए वो सिस्टम पे नहीं लाया जाता। अदरवाइज जो आपके एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं, जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए होते हैं प्रॉपर्टी पे, कार पे या आपकी सैलरी पे, या आपने कोई जो है वो बैंक ट्रांजैक्शन की, या आपने प्रॉफिट मतलब बैंक में पैसे रखवाए उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट हुआ, उसके ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो सारा सिस्टम में मौजूद होता है। और हम हर साल जब भी फाइलिंग करते हैं तो उन तमाम टैक्सेस को एडजस्टमेंट में डाल के फर्दर टैक्स पे करने के बजाय हम उसी को एडजस्ट करके अपनी फाइलिंग कर देते हैं। तो ये सिस्टम है एक्चुअली। ठीक है, ये सिस्टम है और इसी पे आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। मबरूब अलवी साहब और एक डिजिटल पेमेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे कि एक अगर जी जी कहें तो मैं कोई बहुत अच्छी जो है ना इंफॉर्मेशन दे दूं जो शायद अभी तक किसी ने रिवील नहीं की, ऑल्दो हो चुकी होगी पर चैनल्स पे मैंने नहीं देखा। जी जी वो प्लीज। ये है कि अब जो सिस्टम पिछले साल का जो सिस्टम था उसमें ये था कि आपको एक्टिव फाइलर होने के लिए अगर आप अपने पीरियड से निकल गए हैं, जैसे सितंबर या अक्टूबर आखिरी तारीख होती है, उसके बाद अब अगर आप फाइलिंग करते थे तो आपको पिछले साल की फाइलिंग करके एटीएल सरचार्जेस पे करने पड़ते थे। एक इंडिविजुअल के लिए वो 1000 रुपीज है और किसी पार्टनरशिप के लिए 10,000 और किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 20,000 एटीएल सरचार्जेस पे करने पड़ते थे।
तब जाके आप फौरन से एक्टिव लिस्ट में आपका नाम आता था। ये सिनेरियो है पिछले साल का। अभी अक्टूबर के बाद आप अगर न्यू फ्रेश फाइलर बनना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 1 साल की फाइलिंग करनी पड़ेगी और सिर्फ एक ATL सरचार्जेस पे करने पड़ेंगे जो इंडिविजुअल के लिए 1000 होंगे और आप फौरन से एक्टिव लिस्ट में आ जाएंगे। वैसे जो इस तरह की सिनेरियो में क्या होता था कि आप अगर आज जो है वो फाइलर बनते हैं तो 1 मार्च 2025 में आपको फाइलर लिस्ट में आपको एक्टिव किया जाता। अब ये सिनेरियो इन्होंने बना दिया है। अब ये एक नई इम्प्लीमेंटेशन की है कि आज अगर आप चालान पे करेंगे तो आप आज से ही एक्टिव फाइलर बन जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटा सा रिलीफ था और टेक्निकल भी है, होना भी चाहिए था। पिछले साल में पिछले अरसे तक नहीं होता रहा, पर अब जो है ये इन्होंने सोच के ये वाला काम किया है तो सार्फिन के लिए ये एक बेनिफिट होगा कि वो 1 साल की फाइलिंग करेंगे और ATL सरचार्जेस पे करके फौरन से फाइलर बन जाएंगे। ठीक है, सार्फिन के लिए आसानी कर दी गई है। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने बताया कि FBR का सिस्टम चीज़ों को इम्प्रूव करने जा रहा है और पोर्टल के तहत, डिजिटल एप्लीकेशंस के तहत जो है चीज़ें आसान की जा रही हैं। मुख्तलिफ आपको पेमेंट सॉल्यूशंस की जो है वो ऑप्शंस मुतारिफ करा दिए गए हैं। फिर फर्दर मबरूर साहब जो डिस्कस कर रहे थे कि मज़ीद इसकी एडवांसमेंट पे गवर्नमेंट काम कर रही है, FBR काम कर रहा है और एक्टिव FBR जो फाइलर्स हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं, और जो फाइलर नहीं हैं उन्होंने ये भी प्रोसेस बता दिया है कि वो 1 साल के असासे गोशवारे वो दिखाकर जमा कराकर 1000 फ़ी दे के अपने आप को फाइलर कैटेगरी में लिस्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आइडियाज़ 2024 की। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, और अब बात कर लेते हैं हम आइडियाज़ 2024 की। इस वक्त आपको बताएं कि कराची एक्सपो सेंटर में आइडियाज़ 2024 जारी है। पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत और शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। 12th एडिशन है और इसी हवाले से हम अपडेट्स लेते हैं। नुमाइंदा 5 न्यूज़ शयान अली ने हमें ज्वाइन किया है। शयान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बताइएगा कि आइडियाज़ 2024 का बाकायदा आज से आगाज़ हो चुका है, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा रोहित साहब, ये है कि ये एक ऐसी नुमाइश है जो कि जिसका 12वां एडिशन है, जिसकी तैयारियां जो है तकरीबन कुछ माह से कंटिन्यूसली चल रही थी, जिसमें जो है शाहराहों के रंगो रोगन की भी की गई थी, जबकि दीगर जो सिक्योरिटी प्लान्स है उन पे भी जो है मुसलसल इजलास किए जा रहे थे, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है और गैर मुल्की मेहमान जो है इसमें आते हैं जिनके जो है सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए जो है एक जबरदस्त किस्म की जो तैयारियां की जाती हैं और मुसलसल जो है इसका शोर शराबा चल रहा था, जिसका जो है आगाज बाकायदा आज से हो गया है। और बताया जा रहा है कि वजीर आजम और आर्मी चीफ साहब जो है वो यहाँ पे आएंगे, उनकी जानब से जो है इफ्तिताह किया जाएगा। ताहम जो अभी कुछ ही देर में इसकी तफसीलात भी आ जाएगी। जबकि ये 12वां एडिशन है जिसपे जो है 4 रोजा ये नुमाइश का सिलसिला जो है आज से शुरू हो गया, जो कि 22 नवंबर तक ये एक्सपो सेंटर में चलता रहेगा। जबकि नुमाइश में जो है जदीद टेक्नोलॉजी से जो है लेस साजो सामान पेश किया जाएगा, जिसपे सिर्फ मुल्की और गैर मुल्की जो है मधुबन भी होंगे। जबकि बताया जा रहा है कि नुमाइश में 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश कंदान भी हिस्सा लेंगे और नुमाइश में जो है 33 जो है वो गैर मुल्की वफूद भी शिरकत करेंगे। नुमाइश में पहली मर्तबा ऐसा होगा कि जिसमें ईरान, इटली और यूक्रेन भी शिरकत कर रहे हैं। जबकि नुमाइश में जो है चाइना के लिए एक अलग से पवेलियन रखा गया है, जहाँ पे जो है चाइनीज को फैसिलिटीज दी जाएंगी। और इस हवाले से जो है सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात हैं। और आज जो है वो रूट जो इसके लिए जो है अपना ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रूट भी प्लान जारी किया गया था। और इस वक्त जो ये प्रोग्राम का आगाज हो गया सुबह 9 बजे से, और मुख्तलिफ जो वो मेहमानान का जो आमदोरफ्त भी इस वक्त जारी है इसमें। शयान, ये बताएं कि इस दफ़ा क्या नया हो रहा है? हमने पिछला एडिशन भी देखा कि बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान की एक दिफाई सलाहियत है अवाम ने देखी माशाल्लाह से, किस तरीके से पाकिस्तान की जो कुव्वत है, दिफाई सलाहियत है, वो ढकी छुपी नहीं है। ख़ास तौर पे जदीद असलहे और तमाम तर चीज़ें टेक्नोलॉजी के हवाले से अब ड्रोन्स भी बनाए गए और उसको भी डिस्प्ले किया गया। इस दफ़ा क्या कुछ है, क्या खबरें हैं कि एग्जीबिशन में नया क्या कुछ देखने को मिलेगा?
देखिए ये तो अंदर जाने के बाद ही वाज़ेह होगा, लेकिन तमाम जो ज़राए हैं उनका यही कहना है कि नुमाइश में जो है B2B मीटिंग्स होंगी और उसके साथ-साथ जो है वो पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत के जो वो मुख्तलिफ चीज़ें भी पेश की जाएँगी। जैसे गुज़िश्ता रोज़ जो प्रोग्राम हुआ था उसमें ड्रोन मुतारफ़ करवाया गया था, जबकि इस बार बताया जा रहा है कि कोई जो है अपना सही। फाइटर तैयारा भी वो एक करवाया जाएगा। उसके साथ जो है एआई से जो है रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मुतारिफ करवाई जाएँगी एआई से और एसोसिएट चीज़ें भी मुतारिफ कराई जाएंगी। शयान साथ ही रहिएगा, नाजरीन को अपडेट कर दें कि इस वक्त बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर कि एक्सपो में 2024 आइडियाज़ की तकरीब का बाकायदा आगाज़ शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ ममालिक से जो डेलीगेट्स हैं वो शिरकत किए हुए हैं। सिक्योरिटी के नहायत सख्त इंतजाम किए गए हैं और मुख्तलिफ ममालिक के जो दिफाई सलाहियतें हैं वो भी एक्सपो में दिखाई जा रही हैं। फिर हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दीगर ममालिक के साथ है, वो भी इस पे बात हो रही है। और पाकिस्तान की जो क़ुव्वत है, पाकिस्तान की सलाहियत है, पाकिस्तान का दिफा है, वो दुनिया भर को दिखाया जा रहा है, जिसने पाकिस्तान के दिफाई मामलात को मुस्तहकम रखा हुआ है। आइडियाज़ 2024 में ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने दिफा के हवाले से, अपनी जो सिक्योरिटी है उस हवाले से किसी भी तरह से लैक नहीं कर रहा है। और हर साल हम कुछ ना कुछ, या जितने भी एडिशंस हमने देखे हैं उसमें पाकिस्तान की सलाहियत को बेहतर से बेहतर हमने देखा है। अभी शयान भी यही बता रहे थे कि एआई और टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इंटीग्रेट हो चुका है कि उसको किस तरह से हम अपने सिस्टम में शामिल किए हुए हैं। और इसी के हवाले से भी एक्सपो में एग्जीबिशन हो रही है और ये दिखाया जा रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है कि जो हमारे जदीद असला है, हमारी जदीद मशीनरीज है, हमारे आपको ये भी बताएं जो बहरी जहाज़ हैं, आबदोज़ हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल हैं, साइबर डिफेंस के मामलात हैं, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स जो वायर सिस्टम्स हैं, इन सब को डिस्प्ले किया जा रहा है कि ये क़ुव्वत है, ये सलाहियतें हैं जिसने पाकिस्तान के दिफाई मामलात को बहुत ज़्यादा मुस्तहकम रखा हुआ है। शयान, तो अभी आपने जैसे कहा कि अभी एग्जीबिशन होगी, विजिट हम भी करेंगे, जाकर देखेंगे क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है और बड़ा अच्छा लगता है बतौर पाकिस्तानी। और बड़े मुतमईन होते हैं अवाम देख के कि जो हमारा दिफाई सिस्टम है वो महफूज तर महफूज होता जा रहा है। तो आपके पास क्या खबरें आ रही हैं कि कितना जदीद सिस्टम जो है मुतारिफ करा दिया गया है? बिलखसूस अगर हम ये असलों की बात करें, मुख्तलिफ वेपन्स की बात करें, तो क्या लग रहा है आपको? क्या स्टोरीज आ रही हैं, क्या खबरें आ रही हैं? हाँ जी, देखिए अभी तो इस चीज को सस्पेंस के तौर पे रखा गया है। ताहम जो है कुछ जराए के मुताबिक के नई टेक्नोलॉजीज और एआई से रिलेटेड जो है वो कुछ मशीनरीज और कुछ जो है इस तरह की चीजें मुतारिफ करवाई जाएंगे, जो कि अभी जैसे हम लोग शिरकत करेंगे उसके बाद वाज़ेह होगा। ताहम जो है इस इवेंट के लिए ना सिर्फ मीडिया नुमाइंदगान और दीगर, जबकि आवाम भी बड़ी एक्साइटेड है। उनकी जानिब से भी बड़ी कोशिश की जा रही है कि उनको जो है वो यहाँ पे किसी तरह एंट्री मिले तो उसके लिए पासिस के लिए भी रिक्वेस्ट की जा रही है। तब जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, पुलिस और रेंजर्स के दस्ते जो है मौजूद हैं और अंदर जो है आर्मी भी मौजूद है। और जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से जो है इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए और सिक्योरिटी को देखते हुए जो है दिफा 144 भी नाफिज की गई है, जिस पर जो है किसी किस्म के जो है शहर में 7 रोजा के लिए जब तक ये दिफा 144 नाफिज है कि कोई जलसा जुलूस नहीं किया जाएगा। ताहम जो है असले की नुमाइश पे भी पाबंदी लगाई गई है। और ये इवेंट जो है ना सिर्फ हमारी जो है दिफाई जो है उनके लिए सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छा है इकदाम, और जो कि दुनिया में एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि हम सिक्योरिटी के हवाले से भी एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। जबकि जो हमारे साजो सामान जो दिफाई दिखाया जा रहा है, मुतारिफ करवाया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजीज मुतारिफ करवाई जा रही हैं, इसको भी लेकर जो है एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है दुनिया भर में कि पाकिस्तान जो है वो टैलेंट रखता है और पाकिस्तान में भी इस तरह की चीजें जो है वो बनाई जा सकती हैं जो कि दुनिया में पसंद की जाती है। उसके बाद जो है B2B मीटिंग्स होती हैं और फरोख्त की जाती हैं और बहुत सारे इस तरह के मामलात होते हैं जिसमें MOU वगैरह साइन होते हैं। और जो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक कामयाबी का इवेंट है। बिल्कुल, ये एक नेटवर्किंग का मौका है मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो शिराकतदार इसमें मौजूद हैं। अगर हम बात करें ममालिक की तो सऊदी अरब है, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, तुर्की, ईरान, यमन, चीन, भारत, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और दीगर ममालिक की इसमें शमूलियत हो चुकी है। वफूद मौजूद हैं वहाँ पर बैठ के और MOUs की बात होगी, पार्टनरशिप्स की बात होगी। डेफिनेटली दीगर ममालिक पाकिस्तान के ख़ास तौर पे आपको बताएं कि जो दिफाई मामलात हैं, जो पाकिस्तान के पास मशीनरी है, सलाहियतें हैं,
उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। ख़ासतौर पे सऊदी अरब के साथ तो हमारे बहुत ज़्यादा इस तरह के मामलात चले हैं। हमने एक्सचेंज प्रोग्राम्स की भी बात की थी। मुझे याद है 5 से 6 साल पहले सऊदी अरब को सपोर्ट भी पाकिस्तान आर्मी ने किया था मुख्तलिफ रीजन्स में, और ईरान के साथ भी आपके दिफाई मामलात जो हैं पार्टनरशिप पे चल रहे हैं, और मज़ीद दीगर ममालिक के साथ चीन इसमें बड़ा शराकतदार है। तो एक्सचेंज भी हो रहे हैं कुछ, ताकि स्ट्रेटजिक सूरत हाल हो खत्ते की, और डेफिनेटली पीस का पैगाम है। ये मकसद ही यही है कि पीस को सस्टेन रखना है, सस्टेनेबिलिटी पर काम करना है। लेकिन एज फार एज कंसर्न जो सिक्योरिटी है, जो दिफाई सलाहियतें हैं, वो भी दुनिया को दिखानी है, और उससे डेफिनेटली पाकिस्तान ने और दुनिया को भी सीखना है कि छोटा सा खत्ता है लेकिन भरपूर सलाहियतें हैं, और ख़ास तौर पे मैन पावर, मशीनरी, और उस मैन पावर को मशीनरी से ऑपरेट करने वाले लोग, तमाम तर जो यहाँ पर हमारे फोर्सेस है, वो इसको बनाए हुए हैं। तो आपको ये भी पता है नाज़रीन कि इस वक्त सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतज़ामात हैं, क्योंकि हाई डेलीगेट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो CGs हैं वो पार्टिसिपेट किए हुए हैं। फिर जो आर्मी ऑफ फोर्सेस के डेलीगेट्स हैं दीगर ममालिक के, वो भी इनवाइट हैं, वो भी पाकिस्तान का और बिलखसूस कराची का रुख किए हुए हैं। तो सिक्योरिटी के नहायत सख्त इंतजाम किए हैं। हम डाइवर्जन पूछ लेते हैं, रोड डाइवर्जन क्या है। शायान ये बताइएगा, सिविक सेंटर अतराफ में नेशनल स्टेडियम है, एक्सपो है, गुलशन, ये तमाम तर जो इलाका है इसको कैसे जो है सिक्योर किया हुआ है, और जो अवाम है ख़ास तौर पे शहर कायद में रहने वाले, गुजर बसर करने वाले, उनके लिए जो डाइवर्जन रोड डाइवर्जन प्लान है वो क्या बनाया गया है आज का और आने वाले दिनों का? हाँ जी, देखिए इस पे जो है एक ट्रैफिक प्लान मर्तब दिया गया है, जिसपे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया है कि कोशिश की जा रही है कि शहरियों के को जो कम से कम तकलीफ दी जाए। ताम जो ये एक्सपो सेंटर बिल्कुल शहर के बीच में है, तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी शहरियों को, लेकिन कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो उनको रिलीफ दिया जाए, उनको जो है यहाँ से बचाया जाए। तो इसके लिए जो है तमाम तर रोड तो खुले हुए हैं, तमाम जो है जो VVIP मूवमेंट होगी इस दौरान जो है ये मेन शाहराह है कारसाज से लेके हसन स्क्वायर तक, इसको जो है आर्जी तौर पे बंद किया जाता है, फिर जो है खोल दिया जाता है। ताहम जो है जो इस शाहराह में मौजूद 2 ब्रिजेस हैं, जो कि एक स्टेडियम वाला ब्रिज और दूसरा जो है हसन स्क्वायर वाला ब्रिज, इसको मुकम्मल तौर पे बंद रखा गया है। ताहम जो शाहराह है ये वक्फे से खोली जा रही है, बंद की जा रही है। इसके एतराफ जो है दीगर शाहराह है, अगर बात करें यूनिवर्सिटी रोड की, तो वो भी खुली हुई है, और जो मिलेनियम से आगा खान की तरफ रोड जाता है वो भी खुला हुआ है। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है कुछ देर के लिए बंद किया जाता है, जैसे ही VIP मूवमेंट, क्योंकि आपको पता है कि गैर मुल्की मेहमानों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, तो उस हिसाब से जो है कुछ देर के लिए बंद किया जाता है, उसके बाद खोल दिया जाता है। और सिक्योरिटी पुलिस अफसरान से जब हमारी ट्रैफिक पुलिस अफसरान से जब हमारी बात हुई, तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि जितना ज्यादा जो है वो शहरियों को रिलीफ दिया जाए, जितना ज्यादा जो है शहरियों को कोशिश की जाए कि तकलीफ ना दी जाए, हम कोशिश कर रहे हैं। और ट्रैफिक एहलकार भी हमें जो है एक्सपो के अतराफ भी नजर आ रहे हैं, इन शाहराहों में भी नजर आ रहे हैं, और शहरियों को गाइड भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो कुछ गलियां हैं, रोड है, उनको जो है कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिया गया है। मगर जो है एक सिक्योरिटी प्लान जो है कई रोज पहले से जारी किया गया था, उसके साथ साथ जो ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया था, ताकि शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हाँ, सही बात कर रहे हैं आप शायान के ट्रैफिक प्लान काफ़ी दिन पहले जो है वो सामने आ गया था, और आज सुबह हमने देखा कहीं कहीं किसी हद तक ट्रैफिक अहलकार और पूरे जो हमारे सिक्योरिटी अहलकार के लोग हैं ये सड़कों पर थे और ट्रैफिक मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं कि जो गुलशन और ये यूनिवर्सिटी रोड है, ये कंस्ट्रक्शन के चक्कर में पिछले 1.5 साल से वहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन रहा है। लेकिन बहरहाल किसी हद तक आज हमने ट्रैफिक थोड़ा बहुत मैनेज होते हुए देखा। डेफिनेटली एक बड़ी तादाद है हमारे शहर कायद में रहने वालों की, और इस वक्त मेहमान भी आए हुए, और जब डेलीगेट्स आए हुए तो उनकी सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल है, तो इन तमाम तर चीज़ों में जो ट्रैफिक है वो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शयान, मुझे ये बताइए कि बाकायदा तकरीब का आगाज़ हो चुका है, डे प्लानिंग क्या है आज की, ये तकरीब शाम कब तक जारी रहेगी, और आज के दिन क्या कुछ होगा, फिर सेकंड डे इसकी क्या इतलात हैं, थर्ड डे क्या होगा, और आवाम के लिए, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि लास्ट डे जो है आवाम के लिए एग्जीबिशन खोल दी जाती है, हमने माजी में भी देखा। इस दफ़ा क्या कुछ होगा, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से हर किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है, और आवाम की भी बड़ी ख्वाहिश है कि उनको देखना है। तो मुझे बताएं कि आज डे प्लानिंग क्या है, एजेंडा ऑफ द डे, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो बताएं एग्जीबिशन की क्या होगी, और सेकंड थर्ड डे में क्या हो रहा है, और फोर्थ डे में या आखिरी दिन में जब क्लोजिंग सेरेमनी होगी या उसके बाद आवाम के लिए एग्जीबिशन खोली जाएगी या नहीं।
जी देखिए, आज से सुबह 9 बजे से जो है तकरीब का आगाज़ हो गया है और कुछ ही देर में जो है मेहमान जिनमें बताया जा रहा है कि चीफ गेस्ट के तौर पे जो है वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ आएँगे, उनकी जानिब से इफ्तिताह किया जाएगा। उसके बाद जो है बाकायदा इस तकरीब का आज से आगाज़ हो जाएगा। उसके बाद जो है मुख्तलिफ जो है आज के दिन वीवीआईपी प्रोग्राम्स रखे गए हैं। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद जो है दीगर मीडिया को भी इनवाइट किया गया है, वो भी यहाँ पे जाएँगे और कल से जो है बाकायदा इस पे आगाज़ हो जाएगा कि कुछ शहरी भी आ सकते हैं और ट्रेडर्स के भी कार्ड्स बनाए गए हैं जो कि आएँगे यहाँ पे और मीडिया को भी मदऊ किया गया है इस हवाले से। जबकि ये 2 से 3 दिन जो है वीवीआईपी में रहेंगे, जबकि चौथा दिन जो होगा 22 तारीख का, इस पे जो है आम आवाम के लिए बाकायदा तौर पे ये खोला जाएगा और उनके लिए भी एक तरीक़ेकार बनाया गया है कि पासेस हासिल किए जा सकते हैं। मुख्तलिफ जो है इन्होंने लिंक्स भी जारी किए थे और पासेस के लिए, जबकि साथ-साथ में जो है वहाँ हाथ के हाथ भी एक इनके नुमाइंदे बैठेंगे और जो कि पासेस बना के देंगे। और इसके साथ-साथ ये भी बताया जा रहा है कि एक एयर शो भी रखा जाएगा जो कि सीवीयू में होगा, जिसपे जो है बताया जा रहा है कि एयर शो में चीफ गेस्ट के तौर पे वज़ीर आला सिंध होंगे और वहाँ पे जो है एक तकरीब रखी जाएगी और इस पे जो है एयर शो पे मुख्तलिफ करतब भी दिखाए जाएँगे जो कि हमारे एयर फोर्स के और जो दीगर फोर्सेस है उनकी जानिब से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। अभी ये बहुत सारी बातें हैं जो कि क्लियर की गई हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जो सस्पेंस के तौर पे रखी गई हैं। तो जैसे-जैसे इवेंट चलता जाएगा और वैसे-वैसे एन्जॉय भी करते जाएँगे और अपने चैनल 5 के तवज्जो से जो है नाज़रीन को आगाह भी करते जाएँगे। वो इवेंट ही क्या शयान, जो जिसमें सस्पेंस ना हो। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और काफ़ी ब्रीफ आपने किया एग्ज़िबिशन के हवाले से, डिटेल्स भी हमारे नाज़रीन को पहुँचाई गए। तो ये सिलसिला है नाज़रीन, आप देखें कि जो एग्ज़िबिशन है एक एज़ाज़ शहर कायद को, कराची के अवाम को हासिल है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो बड़ी नुमाइश है वो एक्सपो सेंटर में मुनक़्क़िद की जाती है। आप कॉर्पोरेट इवेंट्स देख लें, आप एजुकेशनल फेयर्स देख लें, आप इंटेलेक्चुअल समिट्स देख लें, आप वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, क्या कुछ नहीं है। और इस साल के अख्ताम में ही आप देखें कि नवंबर में ही हमने आइडियाज़ 2024 जो है बहुत खूबसूरती से सजाया है और कराची यानी कि सिंध जो है, सूबा सिंध जो है, वो इस वक्त एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है तमाम तर दुनिया के लोगों के लिए जो एग्ज़िबिशन 2024 में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो ये सिलसिला है नाज़रीन। अब एक इसी स्टोरी को हम इंटीग्रेट करेंगे अगली स्टोरी के साथ कि एग्ज़िबिशन के सिक्योरिटी के लिए, ताकि ट्रैफिक प्लान बेहतर हो जाए और रश ज़्यादा सड़कों पर ना हो, क्योंकि एक अजीब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब रोड ब्लॉकेज किए जाते हैं। तो आपको बताएं कि कराची के मखसूस इलाकों में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान हुआ है और महकमा तालीम सिंध ने कराची के मखसूस इलाकों में 4 रोज़ के लिए तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया था और इम्प्लीमेंटेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक महकमा तालीम ने कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के पेश नज़र ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी इद्रीस अराई ने हमें ज्वाइन किया है। इद्रीस भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि कौन कौन से स्कूल्स, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस हैं जो अतराफ़ में आते हैं और उनको बंद करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? देखिए जी, पहले तो मैं बताऊंगा कि ये जो दफाई नुमाइश आइडियाज 2024 है, इससे जितने भी इलाके के जो साथ साथ जितने भी इलाके हैं और जो सड़कें हैं, जो सड़कें एक्सपो की जानिब आ रही है, वहाँ पे जो खासतौर पे शारा फैसल, हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह रोड, यहाँ पे जो मौजूद तालीमी इदारे हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, उनको 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक बंद रखने की जो एक रिक्वेस्ट की है बाकायदा एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स एंड रजिस्ट्रेशन रफिया मलान ने। और उन्होंने कहा है कि इन 4-5 रोज के लिए जो है वो स्कूल बंद रखा जाए। एक तो सिक्योरिटी का पर्पस है, दूसरा आपने सही कहा कि सड़कों पे जो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है तो यकीनन ये जो ट्रांसपोर्टेशन है खासतौर पे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की, इनकी वजह से भी बड़ा मसाइल पैदा होते हैं और बहुत ज्यादा रश होता है। तो दफाई नुमाइश आइडियाज के सबब ये फैसला किया गया है और बाकायदा DIG कराची जो ट्रैफिक को देखते हैं उन्होंने बाकायदा इस चीज को बताया कि ये जो यहाँ पे स्कूल हैं, सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं, उनको बंद किया जाए। तो उनकी बाकायदा जो एक हदायत के मुताबिक ये महकमा स्कूल जो है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और जो स्कूल्स, सिंध गवर्नमेंट की जो स्कूल है, उनको बाकायदा एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया
मैं आपको बताऊं कि इनमें जो प्राइवेट स्कूल्स के जो वो थे मिड टर्म चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम से पहले मिड टर्म चल रहे हैं, तो उनकी की तारीख को भी बकायदा उन्होंने देखा है और उनको आगे बढ़ाने के लिए बकायदा एक रिक्वेस्ट किया कि इसको तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए मजीद बढ़ा दिया जाए ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो मिड टर्म होने वाले उसको फौरी तौर पर रोक दिया गया है ताकि ये जो एक्सपो नुमाइश है ये हो जाए तो उसके बाद बच्चे आराम से पेपर दे सके। जी ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हबीब इब्राहिम रोड और शाहराह फैसल के अतराफ में जो भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज स्कूल्स आ रहे हैं वो भी बंद कर दिए गए या सिर्फ ये जो नोटिफिकेशन है ये स्कूल कॉलेजेस तक के लिए महदूद है? नहीं जी, ये स्कूल्स कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी भी जो आ रही है प्राइवेट, वहाँ पे यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी तो कोई नहीं है। अलबत्ता सरकारी स्कूल जरूर है वहाँ पे, तो सरकारी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट है उनको भी बंद कर दिए गए हैं। और बकायदा सिर्फ 4 या 5 रोज 19 तारीख से लेकर 22 तारीख से बकायदा उनसे रिक्वेस्ट की गई है। एक तो इतना कि जबरन बंद किया जाए, उस तरीके से उनको नहीं कहा, बकायदा एक रिक्वेस्ट करके उनको कहा कि आप ये 4-5 रोज के लिए बंद कर दें ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, या जो बच्चों को खासतौर पे लेने के लिए वालिदैन आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, या जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिलसिला होता है वैन्स वगैरह उनको कोई मसला ना हो। जी ठीक है इदरीस साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और आज आपने देखा नाज़रीन, एक बहुत बड़ी हैपनिंग है हमारे कराची, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लोग जो है वो एक्सपो का रुख कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा इस साल का इवेंट है जिसका आगाज़ हो चुका है और देखना ही होगा किस तरीके से हम अपनी तमाम तर चीज़ों को मैनेज करते हैं। आई होप आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे अब कल मुलाकात होगी, लेकिन इस वक्त हम आपको बरह रास्त लिए चलेंगे कराची एक्सपो सेंटर 2024। आइडियाज़ का आगाज़ हो चुका है, तकरीब आपको बरह रास्त दिखाते हैं। That it is amongst the most dynamic in the world, aspiring to meet the modern security challenges and advancement that is happening around the globe. Ladies and gentlemen, now we move towards the formal inauguration of the IDEAS 2024. Ladies and gentlemen, to the event, we will facilitate a secure access procedure. As part of our standard protocol, we would like to invite our honorable chief guest to initiate the proceeding. Please insert the tablet into the official launch podium to officially open this exhibition. Ladies and gentlemen, IDEAS 2024 formally stands inaugurated. And indeed, a very unique way to officially launch IDEAS 2024. Absolutely, ladies and gentlemen. Thank you very much to our dignitaries, to our chief guest, to all the excellencies and all the respected ladies and gentlemen who are attending. With this, we conclude the inauguration ceremony of the IDEAS 2024. And while the chief guest, along with other dignitaries, proceeds to the exhibition halls, you are kindly requested to remain seated till our further announcement. Thank you. Thank you very much.